नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं पुरुषोत्तम जोशी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पर पहला पॉडकास्ट। आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे उस शख्सियत की जिसे अक्सर आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, उस नाम की जिसे अक्सर आपने सिर्फ टीवी स्क्रीन पर सर्च किया होगा, वहाँ देखा होगा। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर भी यह आपको नज़र आ गया होगा। पैसे से पत्रकार, और इसीलिए ये नाम चर्चाओं में रहता है। पत्रकार वैसे ही अक्सर चर्चाओं में रहता है। लोग वैसे तो पत्रकार को संविधान का चौथा स्तंभ मानने की गलतफहमी पालते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पत्रकार सिर्फ सरकार और आमजन के बीच एक ऐसे मजबूत सेतु का काम करता है जो सरकार की योजनाओं को आप तक और आपकी समस्याओं को सरकार की आँख कान तक पहुँचाने की कोशिश करता है। सुबह से भूखे पेट निकलने वाला ये पत्रकार रात को भी सुकून की नींद नहीं ले पाता। यह ऐसा योद्धा है जो आप सबके बीच में रहकर आपकी समस्याओं की, आपके हितों की परवाह करता है। आज हम उसी शख्सियत से चर्चा करेंगे इस पहले पॉडकास्ट में, जो अक्सर आपके इंटरव्यू आपके गली मोहल्ले और घर के बाहर लेता हुआ नज़र आ जाता है। हमारे साथ है इस समय टोंक ज़िले के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के जिला अध्यक्ष, न्यूज़ 21 के संवाददाता ब्रजेश परिडवाल। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि टोंक ज़िले के विकास को लेकर क्या अधूरी चीज़ें हैं और इस विकास में आखिर बाधाएं क्यों हैं। टोंक ज़िले की मूलभूत समस्याओं की अगर हम पहले बात करें, इनसे रूबरू करवाने से पहले, तो आज़ादी के बाद से यहाँ रेल की बड़ी समस्या है। जिला मुख्यालय पर उद्योग के विकास की बड़ी चुनौती है। जिला मुख्यालय की सड़कें ऐसी नज़र आती है जैसे गांव ढाणी की सड़कें हैं। आखिर इन सब अधूरे विकास के पीछे वजह क्या है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका इस पॉडकास्ट में। क्या लगता है कि जब आप इससे पहले लोगों के इंटरव्यू लिया करते थे, नेताओं, जनप्रतिनिधि, अफसर और तमाम जनप्रतिनिधियों के, तो कितनी बड़ी चुनौतियां हैं पत्रकारिता के बीच? देखिए पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं यहाँ का एक लोकल निवासी हूँ और जो जनप्रतिनिधियों को मैंने बहुत करीब से भी देखा है और पत्रकार पेशे के अलावा मैं यहीं पे पैदा हूँ। मैं अगर टोंक की बात करूँ तो टोंक में जो पुराने वक्त में जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी वो आज भी नहीं है। मतलब अगर हम बात करें पिछले हम 20 साल 30 साल पहले भी जाते हैं तो जैसा टोंक दिखता था वैसा ही आज टोंक है। इसमें किसी प्रकार का एक विकास नहीं हुआ है। तो अगर देखा जाए कि टोंक के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आज भी व्याप्त है। जैसे अगर अपन बात करें बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हम सड़क की बात करें, हम और भी अन्य विकास की बात करें, एक टोंक जो शहर है वो कुल 4 से 5 किलोमीटर दायरे में ही सिमट के रह गया है। अभी तक इसका किसी प्रकार से विकास नहीं हुआ है। और आप बात बता रहे हैं जनप्रतिनिधियों की, तो देखिए एक ये टोंक का दुर्भाग्य मानिए कि ये वो जयपुर की जो राजस्थान की राजधानी है उसके बहुत करीब है। और कहा जाता है कि बढ़ के जो वृक्ष है उसके नीचे अगर कोई पौधा पनप नहीं पाता है, वैसा ही इस टोंक के साथ भी हो रहा है। और आज तक किसी भी प्रकार का टोंक का विकास नहीं हुआ है। अगर हम टोंक की सीमाओं की बात करते हैं एक शुरुआत से, तो हम बनास नदी से, अगर हम जयपुर की तरफ से आते हैं तो हम बनास नदी से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे फ्रेजर पुल है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से लेके एक छावनी तक भी आते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं देखने को मिल रहा। न कोई मूलभूत सुविधा है, न कहीं वहाँ पर आवासीय योजनाएं लॉन्च की गई है। जबकि जयपुर अगर आप देखा जाए, जयपुर एक चाकसू तक आ चुका है। लेकिन ये टोंक का दुर्भाग्य इसलिए माना जा रहा है ना कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से जनप्रतिनिधि उसमें रुचि नहीं ले रहे। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात और है कि हम यहाँ के विधायकों, जनप्रतिनिधियों, विधायक की बात करें, चाहे हम
MP की बात करें हैं, ये सब बाहर ही आते हैं, और बाहर ही आते हैं तो ये टोंक का दर्द आज तक नहीं समझ पाए। और इसी दर्द को टोंक वासी एक पत्रकार होने के नाते मैं इस दर्द को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जी। ब्रजेश भाई, एक बड़ी चर्चा है इस शहर की कि बनास नदी का पुल और नौसे मियाँ की पुलिया, इस दोनों नामों के बीच में कितना अंतर नज़र आता है। जब लोग शहर में आते हैं तो बनास नदी का पुल नज़र आता है, और शहर में घुसते हैं तो नौसे मियाँ का पुल नज़र आता है। देखिए, जब हम जयपुर से टोंक आते हैं तो सबसे पहले बनास नदी, जहाँ पे एक चारों तरफ बनास की जो रेत है वो दिखती है, एक बनास बड़ा पुल दिखता है। और जब जैसे ही वो व्यक्ति सोचता है कि अगर वो बात करता है नौसे मियाँ का पुल, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी जगह होगी जो देखने के लायक होगी। लेकिन अगर हम जब जाते हैं तो वो नौसे मियाँ का पुल एक नाला है, और उसका अभी भी अस्तित्व नहीं है। केवल हम टोंक के निवासी उसको जानते हैं, बाकी उसको कोई नहीं जानता। नाम जरूर है, नाम बड़े और दर्शन खोटे, वो वाली यहाँ पे कहावत है। अगर हम वहाँ पे नौसे मियाँ के पुल पे जाएंगे तो आपने देखा होगा वहाँ कीचड़ है, गंदगी है, चतरा खटीक का नाला है, जहाँ पर हमेशा बारिश में आप वहाँ पे स्विमिंग पूल बन जाता है, आप वहाँ पर तैर सकते हैं। ये देखिए, बनास नदी में अगर आप जाते हैं तो जान जोखिम में जाती है, और अगर नौसे मियाँ के पुल में जाते हैं तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वहाँ से गुजरना आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा, मैं मानता हूँ कि बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो शहर की जो गलियाँ हैं, शहर के जो इलाके हैं, हालांकि विकास हुए साइन बोर्ड लगने तक के, इस शहर में विकास हुए साइन बोर्ड लगने तक के जो हमने देखे, तो साइन बोर्ड से लगने के आगे तक भी कुछ विकास हुआ। देखिए, यहाँ पे बीजेपी का भी बोर्ड बना है, कांग्रेस का भी नगर परिषद में बोर्ड बना है, लेकिन विकास के नाम पे दोनों पार्टियाँ शून्य हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ की जो बस्तियाँ हैं, जिसमें धन्ना तलाई आ गया, आपका आ गया काली पलटन आ गया, आपका वाल्मीकि बस्ती आ गई है, इसके अलावा बड़े कुएं का एरिया देखें या कहीं भी एरिया देखें, आज की कंडीशन में आज के यहाँ के निवासी ठगा अपने आप को महसूस करते हैं। किसी भी प्रकार से यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, चाहे वो गलियों में सड़क भी हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बारिश के अंदर भी कीचड़ में या जो पानी भरा हुआ होता है उसमें से निकलना पड़ेगा। यहाँ निकासी की किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो देखा जाए तो सरकारें कहीं आई, लेकिन टोंक का विकास बिल्कुल नहीं कर पाई, वो बोर्ड तक ही सीमित रह गई। वो अपने ब्रजेश भाई, आप चूँकि देखिए टोंक शहर के अंदर पैदा हुए हैं, बड़े यही हुए हैं, और आपकी उम्र भी करीबन 48 साल के आसपास की हो गई, तो मैं मानता हूँ कि इस शहर के तमाम इलाकों से आप वाकिफ़ हैं। आपने कई नगर परिषद के बोर्ड देखे, कई आपने विधायक भी देखे, कई सांसद भी देखे, लेकिन जो अगर हम इतिहास के पीछे पन्ना खंगाल लें कि फ्रेजर ब्रिज का निर्माण किया गया टोंक और जयपुर की कनेक्टिविटी के लिए, कि टोंक के लोग जयपुर राजधानी चले गए। तो अगर जयपुर जाने तक का सिर्फ रास्ता तय करना था, तो फ्रेजर ब्रिज के बाद में कितने तो विधायक बने, कितने यहाँ सांसद बने, कितने नगर परिषद के चेयरमैन बने। और अब चूँकि यहाँ पर एक बड़ा नाम विधायक है, हालांकि विपक्ष में है, सांसद भी यहाँ पर है, वो भी विपक्ष का है, तो क्या मानते हैं कि पक्ष और विपक्ष के गतिरोध के बीच में इस शहर का विकास कहीं झूल रहा है? बिल्कुल सही पुरुषोत्तम जी, ये हमेशा टोंक के साथ हुआ है कि कभी राज्य सरकार के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर अलग सरकार बनती थी, अलग दल होता था। वैसे ही टोंक के साथ है, यहाँ का विधायक अगर कांग्रेस का है तो बीजेपी की सरकार बन रही है, उसकी वजह से भी यहाँ पे ऐसा हुआ। और यहाँ पे अगर बीजेपी का विधायक है तो कांग्रेस की सरकार हुई है। तो ये तो एक टोंक के साथ एक विडम्बना माने या इस तरह से माने कि टोंक इस वजह से भी कभी विकास नहीं कर पाया। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रयास किए ही नहीं गए। अगर सच्चे दिल से अगर प्रयास किया जाता है, क्योंकि विधायक कोष के अंदर भी बहुत पैसा मिलता है, और इसके अलावा जो आप सांसद कोष है उसमें भी टोंक के विकास के लिए बहुत हो सकता था। रेल की बात करें तो रेल आज तक आई नहीं। रेल को मुद्दा बनाकर ही आज तक जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी रोटियां सेकी है। देखिए, चूँकि रेल नहीं आई, इस रेल को लेकर जब से मैं यहाँ टोंक आया हूँ, उससे पहले तक से मैं चर्चा में रहा कि एक रेल लाभ संघर्ष समिति का यहाँ गठन किया गया है। तमाम शहर के बुद्धिजीवी लोग उस संगठन से जुड़े, उसके बाद उस संगठन के भी दो फाड़ हुए, फिर वो एक संगठन अब काम कर रहा है जो अकबर खान साहब के नेतृत्व में
क्या लग रहा है कि ये संगठन कहाँ भटका? आखिर रेल की जो मूलभूत सुविधाओं की जो डिमांड थी, अगर रेल यहाँ आ जाती तो कितना यहाँ विकास हो पाता, रोजगार के कितने संसाधन होते? क्या लग रहा है उस रेल का कितना महत्वपूर्ण भाग मानते हैं टोंक के विकास? आपको पुरुषोत्तम जी सबसे पहले एक चीज़ बताऊं कि मेरे वक्त के अंदर मैंने जो देखा हुआ है, गोपाल जी पचेरवाल एक सांसद थे, उनका एक मेन जो मुख्य उद्देश्य था, उनका ऑफिस गांधी पार्क के पास ही उन्होंने किया था। उस वक्त गोपाल पचेरवाल ने सबसे पहले इस मांग को उठाई थी कि टोंक के अंदर रेल होनी चाहिए, और उन्होंने प्रयास किए, लेकिन ये वो प्रयास पूरे नहीं हो पाए। और उसी की वजह से अगर रेल की बात करें, रेल टोंक के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप देखेंगे आज की कंडीशन में कहीं भी अगर फैक्ट्रियां होती है तो वो अपनी लागत कम करने के लिए वो जो परिवहन का जो साधन होता है वो सस्ता साधन पड़ता है रेल का। दूसरा, कनेक्टिविटी कहीं आती है तो कई प्रकार के उद्योग धंधे पनपते हैं, कई प्रकार के पर्यटन स्थल विकसित होते हैं। और इसके अलावा उसके अंदर जब जिस तरह से लागत कम आती है तो वहाँ पे कई प्रकार की बड़ी फैक्ट्रियाँ डाली जाती है, क्योंकि देखिए बनास नदी पास में पानी यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा कच्चा माल उपलब्ध है, और भी कई तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेकिन परिवहन लागत अधिक आने की वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री नहीं डलती। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम श्रमिकों की बात करें तो श्रमिक भी यहाँ पे बहुतायत में उपलब्ध है। तो देखा जाए, अभी अकबर खान जी हैं और इसके अलावा कई रेल लाओ संघर्ष समिति के कई बार यहाँ पे उन्होंने कई ज्ञापन दिए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन और सबसे बड़ी बात, जितने भी विधायक आए उन्होंने, जितने भी सांसद आए, उन्होंने मुख्य मुद्दा रेल को बनाया और रेल की वजह से वो चुनाव जीते। लेकिन जब उनका मौका आता था उसके बाद वो यहाँ से जब जाते थे तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का वो पेच फंसा देते हैं कि केंद्र सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार में दूसरी सरकार मतलब दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए ये नहीं हो पाया। कई ऐसे भी सांसद हैं जिन्होंने ये वादा किया कि अगर केंद्र सरकार इसको परियोजना को मंजूरी देती है तो मैं इसका आधा हिस्सा वहन करने को तैयार हूँ। इस तरह के भी कई स्टेटमेंट आए। तो देखा जाए तो ये केवल एक चुनावी धोती घोषणा थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते हमने बहुत करीब से उनको देखा भी है, समझा भी है, जनप्रतिनिधियों से बहुत ज़्यादा बात की, हमने इस बारे में भी, इस मुद्दे पे भी बात की है, टोंक के विकास के मुद्दे पे बात की है। लेकिन कोई भी आज तक कोई भी विधायक और कोई भी सांसद इस टोंक के विकास के लिए आगे नहीं आया और किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। केवल यहाँ पर बोर्ड लगे हैं और यहाँ पर केवल चुनावी घोषणा जो हुई है वो धोती साबित हुई है। जगह जगह होर्डिंग लगे हैं, केवल वो अपनी पार्टी और अपना प्रचार करने के लिए, लेकिन टोंक के विकास के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई भी काम नहीं किया। देखिए, चलिए, टोंक का विकास नहीं हुआ, बड़ी वजह आपने गिनाई है इस टोंक के विकास को लेकर। टोंक से महज 30 किलोमीटर से भी कम दूरी है निवाई शहर की। क्या लगता है निवाई कितना विकसित है, विकासशील है? निवाई की जब बात आती है लोगों की बाँछें खिल जाती है। रेलवे स्टेशन वहाँ है, रिको राजस्थान का सबसे बेस्ट रिको वहाँ माना जाता है। तो वजह क्या है? दोनों में दूरी इतनी कम, फासला इतना कम, फिर विकास की खाई इतनी गहरी क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है वहाँ के जनप्रतिनिधि। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो विधायक हैं और वहाँ के जो चेयरमैन हैं नगर परिषद के, नगर पालिका के, उन्होंने इसके लिए प्रयास किए हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी एक बात और आपको बताऊं कि वनस्थली विद्यापीठ वो वहाँ पर है, उसकी वजह से निवाई का विकास हुआ है। वहाँ पे आपने बताया रिको का, सबसे बड़ा रिको के वहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी डाबर की फैक्ट्रियाँ हैं, कई ऐसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पे रेलवे स्टेशन, मैंने पहले ही आपसे बताया कि वहाँ पर परिवहन का जहाँ पे साधन होता है जो सस्ता पड़ता है उद्यमियों को, वो वहाँ पर उस उद्योग धंधे को पनपाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे ये भी सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि वहाँ पर रेल है। और रही बात वो जयपुर के पास भी है, तो जयपुर के पास जैसे टोंक से दूरी उसकी कम भी है, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा पनप रहा है। और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी इच्छा शक्ति है कि वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उस निवाई को आगे बढ़ाएं। अच्छा, हम दोनों यहाँ जब बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ व्यूवर्स हमारे सामने बैठे हों, इस स्क्रीन को देख रहे हों, उन लोगों को लगे, पक्ष या विपक्ष के लोगों को, कि हम दोनों यहाँ राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं। देखिए पुरुषोत्तम जी, मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं टोंक में पला बड़ा हूँ और मैं इसके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ।
कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति की रोटियां सेकना एक अलग बात है, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। हम केवल जनता के दुख दर्द को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी न किसी माध्यम से, हम पत्रकार हैं, हम किसी न किसी माध्यम से अपनी बात भी रखते हैं। हमारे लिए कोई विपक्ष और विपक्ष नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी जो है वो जनता है। जनता की बातें, जनता की चीज़ें, जनता एक नाम है, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, मुझे ये लग रहा है, जो मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि जो विकास हुआ है वो सिर्फ जब तक नवाब परिवार था और नवाब परिवार की जो भी पीढ़ियाँ हैं सिर्फ उन तक ही सीमित रह गए। क्योंकि नवाब साहब ने शहादत अस्पताल बनवाया, नवाब साहब ने कोटिनाथ माम की बिल्डिंग उपलब्ध करवाई, जिला कलेक्टर का भवन जो वहाँ पे है वो नवाब साहब के परिवार का है। तो क्या सरकार ने सिर्फ एक जनाना अस्पताल का भवन खड़ा करने तक का ही विकास किया इस शहर? देखिए पुरुषोत्तम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि नवाब साहब के वक्त के बाद अभी कोई विकास नहीं हुआ। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर नवाब साहब नहीं होते और वहाँ पर उस टाइम कम मतलब इमारतें नहीं बनी होती तो क्या सरकार वही कंडीशन जो पहले थी वो आज रखती? यही सोचने की सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार को सोचना चाहिए, जो भी सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि आखिर हमने किस तरह का विकास किया, हमने टोंक में नया क्या बनवाया। आपने अगर हम बात करें अस्पताल की भी आपने बात बताई है, आपने फ्रेजर पुल की भी बात बताई है, आपने जितने भी यहाँ पे पुराने जो हैं जैसे शहादत अस्पताल आपकी बात है, इसके अलावा स्टेडियम है, ये सब कुछ पुराना है। नया कुछ है जो एक उसके ऊपर हम नहीं कहना चाहते, इतना विकास नहीं है जितनी हम बात कर सकते। एक बड़ा विकास और मैंने देखा जब मैं यहाँ टोंक में, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, कि मुझसे पहले, मेरे आने से पहले ही एक बड़ा विकास ज़बरदस्त हुआ। एक यहाँ पर एक कपड़े की फैक्ट्री यहाँ चला करती थी, हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार यहाँ मिला करता था। आज वो फैक्ट्री कागज़ों में कहाँ दफन हो गई? वजह क्या है उस रोज़गार के ख़त्म होने की? देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है वो यहाँ की लोकल राजनीति है। आपने बताया, जैसे बात आप कर रहे हैं तो कि यहाँ पे उद्योग धंधे लगते हैं। यहाँ पे इशूज़ गारमेंट्स के नाम से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार जो यहाँ के वर्कर थे। मैंने आपसे बोला कि श्रमिक पहले यहाँ पे बहुत आए थे, मैं यहाँ पे काम करते थे, उनको अच्छा रोज़गार मिल रहा था। लेकिन एक यूनियनबाजी ने, जिसमें कोई भी नेता राजनेता हो सकते हैं, उन्होंने अपनी सिक्का जमाने के लिए उस इशूज़ गारमेंट को बंद कराया। उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते उसके क्या कारण रहे हैं, लेकिन उससे टोंक का विकास ठप हुआ है। अगर इसी तरह से, जैसे हम BCM की बात करें, ये सब जितनी भी छोटी मोटी फैक्ट्रियां यहाँ पे खुली, उस फैक्ट्रियों को बंद कराने में यहाँ की जो लोकल राजनीति है वो बहुत हावी हुई है। उनका एक श्रमिकों को बरगलाना, इस तरह से बात करना। देखिए, एक डिपार्टमेंट होता है, वो अपना जो काम है वो बखूबी जानता है और उसके अंदर हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इंटरफेयर श्रम विभाग आज है वो अपना इंटरफेयर करता है, उनके पास सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन हम अपनी रोटियां सेकने की वजह से हम अगर किसी के पेट पे लात मारते हैं वो बहुत बड़ी गलत बात है। इसी वजह से फैक्ट्री वाले नहीं आ पाते। इस बात को मैं फिर आपकी थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। क्या लगता है जब हम टोंक के रीको इंडस्ट्रीज़ के अंदर कदम रखते हैं, क्या महसूस होता है? क्योंकि कई बार उधर जाना आपका होता है, कई खबरों की कवरेज के दौरान, कई दूसरे विजिट के दौरान। क्या लगता है जब आप उस रीको को देखते हैं, उस रीको को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कैसा अनुभव होता है? उस रीको में जैसे हम लोग गुजरते हैं, क्या वो लगता है कि ऐसा रीको है, ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर शहर के उद्यमी उद्योग चला सके, या बाहर के इन्वेस्टर आ सके, वो इन्वेस्टर आके अपना उद्योग यहाँ चला सके, लोगों को रोज़गार मिल सके? देखिए पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। रीको इंडस्ट्रियल एरिया जो टोंक का है वो पिछड़ा हुआ भी नहीं बोलूँ, अति पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट के द्वारा भी किसी प्रकार का विकास नहीं किया जा रहा। यहाँ पे सभी ने केवल भूखंड लेके और उस पर 4 दीवारी करके अपना काम किया हुआ है। किसी ने भी यहाँ पे फैक्ट्री नहीं डाली है और उसको वो अलग यूज़ में ले रहे हैं। जो एक नियम शर्त होती है, जो रीको की नियम शर्तें होती है, उसके अलग हटकर वो वहाँ पे काम हो रहा है। तो मैं नहीं कहता कि यहाँ पे वहाँ एक, अगर एक वर्ड में बोलूँ तो एक सन्नाटा छाया हुआ होता है। एक शमशान में हम जाते हैं जहाँ पे एक बिल्कुल सन्नाटा होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। वही कहानी शमशान में भी चीख पुकार तो सुनी लेते हैं, चीख पुकार है, लेकिन रीको में ऐसा देखने को भी नहीं मिलता। वहाँ पे जो भी होता है काम
वो अलग रूप से। तो एक देखा जाए सरकार भी ध्यान नहीं दे रही और रेको जो डिपार्टमेंट है वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसको भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उद्योग धंधे अगर यहाँ नहीं खुलेंगे, यहाँ की बेरोजगारी इतनी खतरनाक है कि सुबह सुबह कमाने जाते हैं और शाम को खाना खाते हैं। अगर यहाँ के इतनी गरीबी इतनी ज़्यादा है तो उसका फर्क पड़ रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि हम जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोनों साथी, तो उन जिले के बासिंदों से, उन जिले के पूंजीपतियों से, उन जिले के इन्वेस्टर्स से, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ हमारे ज़िले से जुड़े हुए उन उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं जो यहाँ से बाहर जाकर उद्योग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कई ऐसे उद्योगपति हैं हमारे इस टोंक शहर के जो विदेशों में व्यापार कर रहे हैं। कुछ ऐसे और उद्योगपति हैं जिन लोगों की चर्चा है कि अब वो विदेशी नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो कि हमारे इस शहर के, इस ज़िले के पूंजीपति इस शहर के विकास में अपना योगदान कैसे दें? देखिए, मैं एक अपनी तरफ से भी आह्वान करना चाहता हूँ यहाँ के उद्योगपतियों से, यहाँ के जो लोकल हैं बासिंदे, कि सबसे पहले अपना घर संवारा जाता है, उसके बाद दूसरी जगह संवारी जाती है। यहाँ का दर्द जो आप समझ पाएंगे वो कोई नहीं समझ पाएगा। और मुझे पता है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं और उनका बहुत जगह काम चल रहा है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम जहाँ पर पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम जन्मभूमि है, वहाँ के बासिंदों के लिए हम रोज़गार की व्यवस्था करें। हम किसी भी प्रकार का यहाँ पे उद्योग धंधे यहाँ पर डालें ताकि हमारा टोंक विकास करे, क्योंकि हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। घर के अंदर रहने वाले परिवार को देखा जाता है कि अगर बड़ा भाई या छोटा भाई अगर विकास नहीं कर पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसी को वो उसको देखता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। एक और सवाल मेरा है कि इस विकास की राह के जो राग अलापते हैं, जिन्हें हम पत्रकारिता के भाषा में कार बजाना कहते हैं, कि नेता जब कहते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, एक विकास का लंबा चौड़ा चिट्ठा वो खड़ा कर देते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इतने करोड़ों से हमने यहाँ विकास करा दिया, गांव की सड़कें बना दी, शहर की मंजिलें बना दी, व्यवस्थाएं दे दी, सुविधाएं दे दी। ऐसे नेताओं को क्या चुनौतियाँ आप बताना चाहते हैं इस शहर के विकास के लिए, कि अगर आप विकास कर रहे हैं, जितना किया है बहुत अच्छा किया है, हम ये मानते हैं, लेकिन अब ये चुनौतियाँ बाकी है, इन्हें आप समय रहते कीजिए। देखिए, विकास की बात अगर हम बार बार विकास की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में विकास हुआ है, यहाँ पे बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो केवल कागज़ों में हुआ है। कागज़ों से आगे कभी विकास बढ़ ही नहीं पाया। टोंक के अंदर कोई सी भी सरकार आई, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने फंड दिया है, लेकिन वो कागज़ों में देखने को मिला है। और जहाँ पर वो विकास करने की कोशिश की, वो पूरा भी नहीं हुआ है। कई जगह ऐसा भी है कि ऐसा होता है, अगर आप कहीं से भी चलें, मैं नहीं कोई भी, अगर आप खुद आएंगे तो आपको यहाँ की जो सड़कें, उस पर आपका जो वाहन है, जो वो गाड़ी है, वो आपको हिचकोले हुए आपको दिखा देगी कि टोंक के अंदर आप एंटर कर चुके हैं। आप किसी भी गली में घुस जाइए, छोटी सी गलियाँ हैं, वहाँ पे आपको गंदगी में बिल्कुल आपको जो खुशबू आएगी, उससे आपको महसूस हो जाएगा आपको कि काली पलटन में है, धन्ना तलाई में है, कहाँ पर है। देखिए मैं आपकी बात रोकता हूँ। हमारे एक पत्रकार साथी ने अभी एक ग्रुप में लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है, हम उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कई सारी हमारी बाध्यताएं हैं। ये विकास की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि किस तरह का विकास इस टोंक शहर में है। बिल्कुल, देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने एक चीज़ लिखी है, मैं आपको बताना चाहूँ कि सड़क निर्माण वाले ठेकेदार का अलग एसओपी। देखिए, एसओपी जो बनती है वो कागज़ों में बनती है और वो धरातल पे नहीं उतरती। जैसे इन्होंने 2-3 में उदाहरण देना चाहूँगा कि काम हमेशा बारिश में शुरू होगा आपका। पहले सड़क खोदो, फिर बिजली की लाइन काटो, फिर बिजली विभाग पे ठीकरा फोड़ दो, सड़क आधी अधूरी बनाओ, 2 दिन में याद आएगा सीवर, फिर भी सीवर भूल गए तो फिर उसको खोदो, फिर सीवर डाल के फिर सड़क बनाओ, फिर याद आएगी कि पानी की पाइपलाइन को फिर खोदो, फिर इंटरनेट वाले केबल खोदेंगे। तो ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट इन्होंने बनाई है। तो इनका कहना यही है कि अगर आज की तारीख में जिस तरह से भ्रष्टाचार हावी हो रहा है, इस सबका एक निष्कर्ष है कि भ्रष्टाचार इतना हावी हो रहा है कि एक एसओपी अलग ही बन गई है ठेकेदार की कि साहब हमें 5 साल कमाना है, आपकी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, तो हमें ये काम करना है। तो पहले वर्क ऑर्डर, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि सब काम एक साथ चले पैरेलल? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होने लग जाए तो शायद जनप्रतिनिधियों की और ठेकेदारों की
ये जो चांदी है ये कैसे होगी? देखिए एक विकास की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई अभी 2 दिन से। बड़े धुरंधर पत्रकारों ने से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि इसे ठीक करो के हैशटैग से। उसमें लिखा गया कि शहर के एक इलाके में एक कार थी, वो नाले के निर्माण की वजह से पलटी, बच्चों को और महिलाओं को बड़ी मुश्किल से बचाया और उसको फोटो खींच के टैग किया गया, लिखा गया कि इसे ठीक करो। अब उसे ठीक करने के बाद हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि एक फ़ोटो उन्होंने शेयर किया है। मैं मेरे साथी को कहूँ कि ये फ़ोटो दिखा है, एक पुल है और एक नाव है और उसमें नाव को चला रहा एक व्यक्ति है। इस फ़ोटो को उन्होंने शेयर करके लिखा है कि आने वाले दिनों में हमारे जो माननीय हैं वो इसी नाव से सर्किट हाउस जाएगा। देखिए, मैंने इसी पे अभी एक कमेंट मैंने भी किया है कि क्यों ना बनवारी धन्ना तलाई से बनवारी जाल चौराहे से लेके एक बंदरगाह टोंग में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी है। अगर आपको 10 मिनट बारिश आएगी तो आपको यहाँ पे झरने भी बहते मिलेंगे, आपको सड़कें बिल्कुल समुद्र जैसी दिखेगी, तो आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। मैंने भी उस चीज़ में लिखा है, उसमें पत्रकार साथियों का एक ग्रुप है, इसके अंदर मैंने लिखा है। और मैंने ये भी लिखा है कि अच्छा होगा, टोंक का विकास होगा, यहाँ पे जहाज चलेंगे, कम से कम कोई नहीं तो पानी के जहाज तो चलेंगे ना भाई। सड़कें तो बन नहीं सकती है और कम से कम उससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सब हवा उसमें जहाज में आएंगे, बैठेंगे, लंदन भी घूम के आ जाएंगे। तो एक कटाक्ष से प्रशासन के ऊपर, अगर प्रशासन इस तरह से अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहा है तो वो बहुत गलत बात है। इस टोंक के विकास के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए, यही हम सब पत्रकार साथियों की इच्छा है, इसलिए ये कटाक्ष चल रहा है। देखो, आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट अगर हमारा देख रहे हैं और अगर आपकी व्यक्तिगत किसी भी तरीके से सम्मान को ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। चूँकि हम पत्रकार हैं, पैसे से बेकार हैं और नाम पत्रकार है, तो सिर्फ चर्चा विकास की हम कर रहे हैं। और इस विकास को लेकर अगर आपको लगता है कोई अच्छे सुझाव है, कुछ अच्छे कमेंट्स हैं, तो आप इस वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरीके से मानसिक क्षति पहुंचती है, सम्मान को क्षति पहुंचती है, हम इस वीडियो में माध्यम से हम दोनों साथी आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। चूँकि विकास होना है, जो होता आया है। चूँकि एक बड़े नेता ने कहा था कि विकास सरकार और नेता नहीं करते, विकास तो सरकार और सिस्टम के साथ अनवरत चलता है। और ये 75 सालों से किस तरह का विकास चल रहा है, ये टोंक आने वाला हर वो व्यक्ति देखता है और हर वो व्यक्ति इस विकास की तारीफ नहीं, चर्चा जरूर करता है कि जब एक वक्त था कि लोग बस स्टैंड पर उतरते थे तो कपड़े घुटने से ऊपर और सामान सिर के ऊपर होता था। लेकिन गनीमत तो ये है कि कुछ ऐसे अच्छे जनप्रतिनिधि आए कि उन्होंने इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर को बदलते बदलते उनकी ही तस्वीर बदल गई। अब समय फिर इस शहर का आने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से नगर निकाय के चुनाव होंगे। नेताजी घर घर भी आएंगे, दर दर भी आएंगे, कुछ नेताजी अफसरों की चौखट पे भी जाएंगे, चूँकि नामांकन तो दाखिल वही होगा। फिर भी आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मान को, आपके नाम को किसी भी तरीके से कोई ठेस पहुंची है, तो मैं पुरुषोत्तम जोशी इसके लिए बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। मन में एक सवाल था और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने मेरे YouTube, Facebook और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एक छोटी सी पहल शुरू की। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे इस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।